ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा द्वारा पुलिस लाइंस की परेड का निरीक्षण किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। आजमगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने पुलिस लाइन में शुक्रवार की परेड का निरीक्षण किया। इस परेड में पुलिस लाइन और पुलिस कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के आरक्षी, मुख्य आरक्षी, उप निरीक्षक और निरीक्षकों ने भाग लिया। साथ ही डॉग स्क्वाड और ड्रोन कैमरे दल का भी निरीक्षण किया गया। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, सहायक पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षणाधीन IPS प्रशांत राज हुड्डा, क्षेत्राधिकारी नगर गौरव शर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल और प्रतिसाद निरीक्षक पुलिस लाइन भी मौजूद रहे। परेड निरीक्षण के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आरक्षियों के मेस, बैरक, आवासीय परिसर, GD कार्यालय, गणना कार्यालय, RTC कार्यालय समेत कई चीजों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा यूपी 112 के 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का निरीक्षण किया गया। कमियों को दूर करने के लिए प्रभारी यूपी 112 को निर्देशित किया गया। उन्होंने ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की कार्यकुशलता और दक्षता की जांच की और निर्देश दिए कि सभी कर्मचारी बावर्दी दुरुस्त रहें और जनता के साथ मधुर व्यवहार करें। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां एक निजी नर्सिंग होम में युवती के साथ गैंगरेप और हत्या का मामला सामने आया है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र के दुर्गागंज बाजार में एक निजी नर्सिंग होम में युवती के साथ गैंगरेप की हत्या का मामला सामने आया। हत्या के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 महिलाओं समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में राम सजीवन, संतोष सरोज, संजय सरोज, अखिलेश सरोज, धर्मराज सरोज समेत कई लोग शामिल रहे। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने परिजनों को भ्रमित कर जनपद का माहौल खराब करने और दंगा भड़काने के उद्देश्य से पथराव की घटना को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई गंभीर मामले दर्ज हो चुके हैं। इसमें हत्या, दंगा, बलवा सहित महिला से छेड़छाड़, दलित उत्पीड़न, जान से मारने की धमकी, आर्म्स एक्ट और लोक सेवक पर हमला जैसे अपराध शामिल हैं। प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रानीगंज पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाकर मामले का जल्द अनावरण किया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस और प्रशासन पीड़ित परिवार की हर संभव मदद कर रहा है। देखिए, थाना क्षेत्र रानीगंज के अंतर्गत बासी गांव में एक हॉस्पिटल में काम करने वाली युवती के साथ दुष्कर्म और हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें उग्र प्रदर्शन के दौरान कुछ अराजक तत्वों द्वारा पथराव किया गया, तोड़फोड़ की गई। उसमें CCTV फुटेज और मोबाइल के लोकेशन के आधार पे, कुछ वीडियो फुटेज के आधार पे इसमें चिन्हित करके 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कुछ व्यक्तियों पे हत्या, दंगा, बलवा, दलित उत्पीड़न, छेड़खानी इत्यादि, अवैध शस्त्र रखने, सरकारी काम में बाधा डालने आदि के मुकदमे पंजीकृत हैं। इनको शीघ्र ही जेल भेजा जाए। सर, ऐसे मुकदमे जिनके ऊपर दर्ज है सर, उनका नाम क्या है? इसमें एक व्यक्ति योगराज है और इसमें 5 व्यक्ति और हैं, और इसके अलावा कुल 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में एक घर में अचानक आग लगने से भारी नुकसान हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में शुक्रवार की भोर गांव के राम जियावन पुत्र राजा राम के घर अचानक आग लगने से भारी नुकसान हो गया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जब तक ग्रामीण कुछ समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया। इस हादसे में लगभग 50 बोरी सरसों, कीमती कपड़े, बर्तन और अन्य गृहस्थी का सामान पूरी जलकर राख हो गया। बता दें कि मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने काफी प्रयास किया, जिसके बाद आग बुझाने का, लेकिन वो असफल रहे। फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी गई है, लेकिन टीम के पहुंचने से पहले ही सब कुछ जल चुका था। इस हादसे के बाद राम जियावन का परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गया है। गांव के ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए और रहने और खाने की व्यवस्था की जाए, ताकि इस कठिन समय से वो उबर सके।
आपका राम जी यादव, पिताजी का राजा राम यादव। ये छप्पर में आग कैसे लगी? आग अज्ञात लगी भैया, यूनिवर्स लगी भैया, के लगा इसके हमको पता नहीं बात। अच्छा, मतलब संदिग्ध परिस्थिति में हाँ, आग लगी है। हाँ। फायर ब्रिगेड को सूचना दिए हाँ, थे? सूचना दे रहे। फायर ब्रिगेड आई थी? फायर ब्रिगेड आई रही। क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? नुकसान मार सब कुछ जल गया बाटे, कुछ बाकी नहीं। कपड़ा लत्ता, खटिया, मछिया, स्तर बिस्तर, हमारे आलू मटर प्याज जितना भी बाटा, खाना पीने बर्तन तक कुछ नहीं बचा। मतलब संपूर्ण गृहस्थी हाँ, जलकर सर, राख हाँ, हो कुछ गई। भी नहीं सर, सब पीरा जो गेहूँ चवन पिछड़ा कुछ नहीं बचा बात। ग्राम प्रधान को सूचना दिए थे? हाँ, ग्राम प्रधान सूचना दे आए थे? हाँ, ग्राम प्रधान साहब आए हैं। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। अगली खबर भी प्रतापगढ़ से है, जहां कार की जोरदार टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में पट्टी मुख्यालय से अपने घर लोनियापुर जा रहे छोटे लाल तिवारी पुत्र मुरली तिवारी की बाइक से अपने घर वो जा रहे थे। दूधी मोड़ के पास पीछे से आ रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे पे वो गिरकर घायल हो गए, जिसके बाद दुर्घटना होते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और कार चालक को रोक लिया। घायल छोटे लाल तिवारी को तुरंत कार के माध्यम से पट्टी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार चालक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी और मामले की जांच जारी है। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। श्रावस्ती में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर एक गड्ढे में पलट गई। ये रिपोर्ट देखिए। श्रावस्ती जिले के गिलौला थाना क्षेत्र के करौंदी गांव निवासी संचित राम अपने परिवार के एक सदस्य का मुंडन कराने के लिए बृहस्पतिवार सुबह तकरीबन 10 बजे रिसिया थाना क्षेत्र के चकिया समय माता जा रहे थे, जहां पर तभी दरगाह थाना क्षेत्र के परसोरा गांव के पास बहराइच भिनगा 4 लेन पर ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में ट्रॉली के नीचे दबकर 70 वर्षीय की मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार शांति देवी, राम देवी, भूपेंद्र, मुस्कान, प्रमोद कुमार, रिखी राम समेत कई लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से चिकित्सालय भेजा गया, जबकि शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। श्रावस्ती से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। अगली खबर भी श्रावस्ती से है, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में नकली यूरिया बरामद की है। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। श्रावस्ती में नकली यूरिया बनाने वाले स्थान पर श्रावस्ती की क्राइम ब्रांच ने छापा मारा है। छापा मारने पर भारी मात्रा में यूरिया भी बरामद हुई है। क्राइम ब्रांच की सूचना पर एसएचओ इकोना भी मौके पर पहुंचे। भारी मात्रा में यूरिया मिलने पर एसएचओ और क्राइम ब्रांच हैरान रह गए। एसएचओ और क्राइम ब्रांच ने एसडीएम इकोना को और सीओ इकोना को सूचना दी। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने नकली यूरिया को कब्जे में लिया और पुलिस ने नकली यूरिया वाले घर को सील कर दिया। इकोना थाना क्षेत्र के भगवानपुर बनकट गांव का मामला बताया जा रहा है। श्रावस्ती से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे सोनभद्र की, जहां भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह का जनपद में भव्य स्वागत किया गया। देखिए इसकी झलकियां। सोनभद्र से खबर है, जो भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह का जनपद में आगमन हुआ। भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन के बाद भव्यता से स्वागत हुआ। स्नातक एमएलसी का चुनाव लड़ना और कुश्ती के खेल को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि देश हित में वक्फ बोर्ड लाना काफी जरूरी था। कुश्ती को आदिवासी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए जनपद दौरा करने का उनका मुख्य उद्देश्य रहा। लगातार 5 ओलंपिक से कुश्ती के मेडल भारत जीत रहा है। कुश्ती में 70 साल या टर्म में 3 बार के नियम है। इस बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। बता दें कि उन्होंने कहा कि नौजवानों से मिलकर खेल के प्रति जागरूक करना ही उनका लक्ष्य है। सोनभद्र जिला मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज में प्रेस वार्ता कर मीडिया से वो विस्तृत रूप से मुखातिब हुए। आप देख रहे हैं कि जहां हो रहा है वही वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक दे रहा है। तो वक्फ बोर्ड दावा ठोक रहा है और हमको उससे बाहर निकालना है। अभी एक सर्वे आया था ना, जिसमें कितनी देश की तो भूमि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत है। कहीं अभी हम लोग का यूपी कॉलेज पे वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक दिया था। तो कहीं भी उनका पता नहीं क्या नियम कांग्रेस गवर्नमेंट ने निकाल दिया था कि उसके नियम के तहत जहां हो रहा वही अपना दावा ठोक दे रहे। इसलिए वक्फ बोर्ड पे बिल ले आना बहुत ही जरूरी था। देश हित में सबसे बड़ी जरूरी है। तो विपक्ष को क्लियर मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा है? ये देश हित में जरूरी है। विपक्ष क्लियर कंसेप्ट करना ही नहीं चाहता है। विपक्ष अगर क्लियर कंसेप्ट करता तो 370 लगाता क्या? कांग्रेस गवर्नमेंट में ही लगा था ना 370। विपक्ष क्लियर नहीं करना चाहता है कंसेप्ट। क्लियर करना चाहे तो अब सबको पूरे देश को हो गया, उनको नहीं हो रहा है। तो सोनभद्र में
यहाँ के आने का क्या उद्देश्य है? सोनभद्र में आने का मेरा उद्देश्य है यहाँ कुश्ती को बढ़ावा देना। कुश्ती अभी जैसे हम लोगों ने आदिवासी क्षेत्र जो है, गुजरात से लगा हुआ एक आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ आदिवासी क्षेत्र में बच्चों के पास पावर बहुत है, नेचुरल पावर है उनके पास, उनको टेक्निक में परिवर्तित करने की जरूरत है। तो वहाँ एक प्रयोग हुआ था जिसमें एक बच्ची और एक लड़का दोनों इंटरनेशनल पहलवान हुए गुजरात से। तो हम लोग अब इसी एक ये भी दौरा का ये भी कारण है कि जरा आदिवासी क्षेत्र में हम लोग देखेंगे, कुश्ती को बढ़ावा देंगे। किस तरह की प्लानिंग है सोनभद्र जैसे आदिवासी इलाके में, जो यहाँ पर नेचुरल पावर है उसको कैसे आप उसको कुश्ती का यहाँ जैसे हमारा ऑलरेडी एक सेंटर चल रहा है, उन बच्चों को वहाँ ले आया जाएगा। हमारे कोच, फिजियो, उसके बाद उनकी डाइटिशियन, सारा व्यवस्था करके उनको आगे बढ़ाया जाएगा। सर, पहलवानों का प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर हो, उसके लिए क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है? उसी के लिए अभी मतलब उसी के अंतर्गत ये सब भी आ रहा है। पहलवानों के लिए अभी कैंप लगाया जा रहा है। अभी हमारा नेशनल हुआ है, नेशनल के बाद अभी कैंप लगे। अभी बच्चे अभी तत्काल आप लोग देखे होंगे कि एशिया चैंपियनशिप के लिए टीम गई थी हिंदुस्तान की, टोटल 10 मेडल आया है, टोटल 10 मेडल आया। अब उसके बाद अभी उनका कैंप लगने जा रहा है, लड़कियों का कैंप लग रहा है गुजरात में, नया सेंटर जो बना है, और लड़कों का कैंप लगेगा पूना में। तो संघ जो है विवादों से घिरा रहता है, हमेशा कुछ न कुछ विवाद अब विवादों से संघ, वो विवाद की पुनरावृत्ति न हो, किस तरह की प्लानिंग? अब विवादों से बाहर आ गया है। और आप लोग भी पिछले कई महीनों से देख रहे होंगे कि उन 4 को अगर छोड़ दिया जाए, जो 4 अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे थे, कब्जा करने वाले थे, उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे बच्चे, सारे गार्जियन, सभी अभिभावक, सभी अखाड़े सब एकजुट हो गए हैं और अपने अपने कुश्ती पे, ट्रेनिंग पे ध्यान दे रहे हैं। क्या पूर्व के अध्यक्ष थोड़े से इनकॉम्पिटेंट थे? नहीं, कहीं कोई कभी भी नहीं थे। अगर वो इनकॉम्पिटेंट होते तो आप 2011 के पहले की मेडल तालिका देख लीजिए और 2011 से अब तक की मेडल तालिका दीजिए, 10 और 100 गुना, मतलब 100 गुना का अंतर हुआ। अगर उस समय 10 मेडल था तो आज 1000 मेडल हिंदुस्तान के पास है कुश्ती से, तुलनात्मक। और सबसे बड़ी बात की लगातार 5 ओलंपिक से भारतीय कुश्ती है जो लगातार मेडल दे रहा है, और कोई गेम का आप नहीं बता सकते कि लगातार 5 ओलंपिक से मेडल दिया हो। कुश्ती आपके पार्टी में भी, बीजेपी में मिल रहा है, 17 तारीख को 17 सितंबर को, जब मोदी जी का नेतृत्व का मतलब है, इस पे हम लोग जैसे लोग नहीं बोल सकते। ये सिर्फ नेतृत्व के ऊपर है, वो 75 साल 80 साल जो भी होगा, हम लोग जैसे उस पे नहीं बोल सकते। 75 साल का एक्सटेंशन की बात मंथन हो रहा है कि एक्सटेंशन किया जाए? नहीं, हम कह रहे हैं कि वो सिर्फ नेतृत्व का मामला है, उसमें मैं नहीं बोल सकता। कुश्ती में भी कोई मतलब एज होता है? कुश्ती में होता है कि या तो 70 साल या तो 3 टर्न आप रह सकते हैं। ये उम्र की सीमा 70 साल और टर्न में 3 टर्न, 4-4 साल का 3 टर्न आप रह सकते हैं। सब जो है टर्न मतलब जो है कैलिब्रेटिंग मतलब आप में बना हुआ है 75 साल। मैं उस पे कोई नो कमेंट, उस पे नो कमेंट। सोनभद्र के लिए और क्या क्या प्लानिंग है आपके पास? नौजवानों के लिए मेरे पास बहुत प्लानिंग है। जो नौजवान है, स्नातक है, मैं सबसे मिलूंगा, उनकी राय लूंगा, उनसे ओपिनियन लेकर के, और रोजगार वगैरह किस तरह से विकसित किया जा सके, उनको खेल में कैसे मोटिवेट किया जा सके, कई प्लानिंग है जिसमें अब उनसे मिलने के बाद भी उनकी रुचि क्या है ये सब देखते हुए फिर आगे प्रोग्राम बनाया जाए। जी, अब यहाँ से मैं जैसे देखा गया कि नौजवान जो इस समय नशे की तरफ जाने पड़ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? मैं नशे के लिए व्यक्तिगत रूप से मैं सभी पहलवानों से आप लोग के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि वह सवेरे अगर कोई भी नौजवान हो, सुबह उठ जाए और वर्जिश के लिए चला जाए, वर्जिश के लिए चला जाए। जरूरी नहीं कि वो पहलवान ही बने, जरूरी नहीं कि वो तीरंदाज ही बने, जरूरी नहीं कि, लेकिन अगर वो 3 घंटा अपने शरीर के प्रति ध्यान दे, 2 घंटा भी अपने शरीर के प्रति अगर ध्यान देता है, तो हमारा जब शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, तो फिर हम कहीं नशा आदमी कब जाता है, कहीं दिमाग में थोड़ा डिप्रेशन आता है, उसके बाद ही नशे की तरफ भागता है। जब मेरा मन स्वस्थ रहेगा, तन स्वस्थ रहेगा, तो मैं नशे की तरफ कभी भी नहीं जाऊंगा। और सबसे बड़ा प्रमाण आपके सामने है कि मेरी 53 साल उम्र हो गई, मैंने अभी तक कोई नशा नहीं छुआ है। मैं सुरती, बीड़ी, पान, दारू, कोई नशा मेरे अंदर नहीं। कबड्डी में पहली बार आपने गद्दे का इस्तेमाल करवाया था, वो शॉट आपके पास कहाँ से आया? कुश्ती में कराया था, बनारस की कुश्ती में
मैंने पहली बार जब गद्दे का, तो उसके लिए भी मेरे जो मुझसे पहले जो अध्यक्ष थे उन्होंने मुझसे कहा कि बनारस में टेक्निक बहुत है और बनारस की लड़कियों को आगे ले आओ। तो बनारस की लड़कियां मिट्टी में थोड़ा बहुत कुश्ती शुरू कर दी थी, ये 2009 की बात है। तो गद्दे की कुश्ती में करा और उसी का आज परिणाम है कि बनारस से भी 7 लड़कियां इंटरनेशनल है। पूजा यादव, फ्रीडम यादव, मानसी यादव, ये 7 लड़कियां इंटरनेशनल हैं बनारस से। तो ये भी विचार देने वाले वही थे, उसको इम्प्लीमेंट हम लोगों ने किया, मेहनत किया। उसमें गार्जियन को भी बहुत साधुवाद दिया जाता है। हमारे एक बनारस कुश्ती संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव सिंह रानू हैं, उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था। वो बच्चियों को चुन करके ले आते थे, जिन बच्चियों की डाइट की कमी होती थी, जिनको वो था, जिनको ये प्रैक्टिस नहीं मिल पाती थी, उन सबकी गोपनीय मदद वो करते थे। मैं उसको किन बच्चों को मदद किया गया नाम करके उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन इसका श्रेय भी राजीव सिंह रानू को ही जाता। तो आके बताते थे कि भैया ये बच्ची कमजोर है, ये है। और एक कोच है गोरख यादव, उसने भी बहुत मेहनत किया, बच्चियों को आगे ले आने उसने बहुत मेहनत किया। और उसी का परिणाम है कि बनारस में आज 7 बच्चियां इंटरनेशनल हुई हैं। और मैं इसी उम्मीद से निकला हूं कि सोनभद्र से भी मैं बच्चियों को इंटरनेशनल निकालूं। क्या है ना कि जितने आदिवासी हैं तीरंदाजी करते हैं, तीरंदाज जहां भी मिलेंगे आपको इंटीरियर क्षेत्र में ही मिलेंगे। तो कुछ तो नेचुरल गिफ्टेड होता है उनको, तो जिस क्षेत्र में जो मिलता है उसी क्षेत्र में उसका बढ़ावा दिया जाता है। तो हम लोग भी यहाँ उसी का एक प्रैक्टिकल करेंगे, उन बच्चों को कुछ छांट करके कुश्ती में ले आएंगे और बाबा चाहेंगे तो तभी, हाँ उसी के लिए तो बोले ना कि कोच रखा जाएगा, डाइटिशियन रखा जाएगा, उनका कैंप लगाया जाएगा, कैंप लगाकर उनको सारी टेक्निक समझाई जाएगी, सब कुछ होगा। मिट्टी को खराब करता है या पर्यावरण को खराब करता है, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि मिट्टी को खराब करने में सबसे बड़ा योगदान प्लास्टिक का है। प्लास्टिक का उपयोग सभी लोग छोड़ें, झोले से लेके, पन्नी से लेके, थैली से लेके अपना झोला लेकर के जाएं, अपना इस्तेमाल करें। अगर जिस दिन हम लोग पन्नी प्लास्टिक छोड़ देंगे उस दिन हमारी धरती माता मुक्त हो जाएगी। सोनभद्र अकेला उत्तर प्रदेश का पहला जनपद है जो प्लास्टिक को लेकर अभियान चल रहा है। तो इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद, और इस अभियान को आगे बढ़ाइए और जल्दी से जल्दी प्लास्टिक मुक्त हमारा सोनभद्र हो जाए। ठीक है सर। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमदत्त तिवारी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।